बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, जिसे कभी रोशनियों का शहर भी कहा जाता था। रोशनियां तो लौट कर नहीं आई, लेकिन सैलाब आ चुके हैं। जो खुश्की है और जो गीली जगह सब बराबर दिखाई दे रही है। जल थल एक हो चुका है। शहर की इस तबाहाली का जिम्मेदार कौन है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देखें तो वो कराची की इंतज़ामिया पर सवाल उठाती है। कराची की इंतज़ामिया विफाक की तरफ देखती है, लेकिन अवाम पिस रहे हैं। इसी इशू पर बात करने के लिए पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप भी नाजिम रहे कराची के। वो भी एक दौर था जब कराची ने तरक्की की और कराची रोशनियों का शहर कहलाया। फिर रफ्ता रफ्ता तबाही होती गई और तबाही का ये दहाना है इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्लेम करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करें तो किसको करें? देखिए, सिंध में जो है वो कराची और सिंध के अंदर कराची में एमक्यूएम की इस वक्त निजामत है। सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और दोनों पार्टनर्स इन क्राइम है। दोनों ने मिलकर शहर का ये नतीजा किया है। सिंध की हुकूमत ने यह किया है कि तमाम इख्तियारात और वसाइल अपने पास उन्होंने निचोड़ लिए हैं। इनका कसूर यह है कि 2013 में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस नया आ रहा था और एमक्यूएम वाले मौजूद थे और उनका गवर्नर बैठा हुआ था, तो इन्होंने अपने सामने वो तमाम इख्तियारात और वसाइल जाने दिए हैं। आज ये शोर मचाते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। इनसे पूछो कि भाई, जब ये इख्तियारात लिए जा रहे थे 2013 में, तुम क्या चांद पे गए हुए थे? ये सब वजीर थे उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के साथ, ये हुकूमत में शामिल थे। ये उस वक्त हुकूमत में शामिल थे। इनका गवर्नर बैठा होता है। इनके गवर्नर हाउस पे बैठकर इन्होंने सारे इख्तियारात और वसाइल कराची के जो है वो दिए हैं अपनी मिनिस्ट्री को और अपनी गवर्नरी को चलाने के लिए। आज ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं। अच्छा, फिर अब इतने भी इख्तियारात नहीं चले गए कि ये नालों की सफाई नहीं कर सकें, इतने भी इख्तियारात नहीं चले गए कि ये कचरा नहीं उठा सकें, लोगों को पानी नहीं दे सके, ये छोटी मोटी मेंटेनेंस नहीं कर सके। इनका अपना मेयर कहता है कि 15 अरब रुपए, 45 अरब नहीं, 15 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी, एक मद है, सिर्फ एक अकाउंट डिस्ट्रिक्ट एडीपी में 15 अरब रुपए इनको मिले। 15 अरब रुपए का मतलब है 2-2 करोड़ रुपए का। उसकी शर्त ये होती है कि 2 करोड़ से ज्यादा के आप टेंडर नहीं कर सकते। 2 करोड़ के टेंडर का मतलब है 750 नए प्रोजेक्ट 2-2 करोड़ के होने चाहिए थे मेंटेनेंस के। ये 7 प्रोजेक्ट शहर में नहीं दिखा सकते। इनके हर यूसी चेयरमैन को 5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, जो कि छोटी मोटी मेंटेनेंस कर सकता था। फिर तमाम नालों की सफाई की जो आज लोग निकलकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। देखिए, नालों में जब पानी चलता है तो उसके साथ जो मिट्टी चलती है, जिसको सिल्ट कहते हैं, वो सिल्ट बैठती चली जाती है, नालों में बैठती चली जाती है और पानी ऊपर से गुजर जाता है। तो बारिशों से 3 महीने 4 महीने पहले मेरे जमाने में पूरी डीसिल्टिंग का काम होता था। बारिश हो, जहाँ उस डीसिल्टिंग के जब आप करते हैं, जब आप मिट्टी निकालते हैं तो आप स्पेस बनाते हैं नाले के अंदर। तो मुझे जो शहर की छोटी छोटी गलियों से जाकर जब पानी गिरता है तो उसको स्पेस होना चाहिए बड़े नाले में। इन्होंने ये काम ही नहीं किया। आज ये जाकर निकलकर कोई भी, भाई उस दिन बारिश होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। उस दिन तो आप कोई अनफोर्सिन कोई एक आध स्पॉट पे कोई मसला हो जाए तो आप उसमें कोई वहां पर जाकर अपनी इमरजेंसी मोटर लगा ले, चीजें कर लें। अदरवाइज तो आपको बारिशों से पहले काम करना पड़ता है। मुस्तफा भाई, ये तो आपके दौर में तो कराची बिल्कुल साफ था, सब कुछ ठीक था, वही नाले थे, यही कराची था, यही लोग थे, यही सारा कुछ था। अब पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार है, तहरीक इंसाफ भी वहां से जीती हुई है। तो इस सारे सिनेरियो में क्या कभी कराची ठीक हो सकेगा? उसके ठीक होने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, तहरीक इंसाफ का जहां तक आपने जिक्र किया, उनके तो 14 MNAs हैं, 25 MPs हैं, उनको कोई इलाकों में जानता नहीं है। उन्होंने बहुत मायूस किया है और अभी भी वो जो बात करते हैं और उनके वुज़रा और उनके तमाम लोग जो बात करते हैं, ऐसा लगता है आज भी वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं या सिर्फ खबरें पढ़ने वाले, इत्तला देने वाले। भाई, आज वो हुकूमत में और उन्होंने कुछ भी नहीं किया इन 2 सालों के लिए, तो हमें तो कोई उम्मीद नहीं रह गई है इस तरह से। हम तो इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि वजूहात क्या है इसकी, देखिए हमारे जमाने में ये सारा किरदार का मसला है। बदकिस्मती के साथ बदकिरदार लोग हम पर मुसल्लत हो गए, हमारे शहर पे, हमारे सूबे पे, और वो करप्शन कर रहे हैं और वो अकरबा परवरी कर रहे हैं और उनका एम सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाना है। और जब इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, बारिश हो जाती, चीजें होती हैं, तो ये तमाम लोगों को इसको भुगतना पड़ता है। मैं इसमें अब तो कसूरवार हुक्मरानों को नहीं दूंगा, कसूरवार नहीं कहूंगा। देखिए, ये सब लोगों के वोटों से आकर कहते हैं, हम तो लोगों के वोटों से आकर बैठे हैं। भाई, लोगों को अब अपने वोटों को देखना पड़ेगा। ये आज जो जुल्म हो रहा है, इसमें लोग जालिम है, अवाम जालिम है। ये खुद जो आज इन पर खुद जुल्म हो रहा है, ये खुद जालिम है। इन्होंने खुद अपने हाथों से अपने कातिलों को, अपने बच्चों को तबाह करने वालों को मुसल्लत किया है अपने ऊपर।
ये सही फैसले करेंगे, सही लोग आ जाएंगे। अगर मुस्तफा भाई, बिलावल जरदारी भुट्टो ने आपके सिंध में की है, एपीसी की है, मौलाना फजल रहमान की उसमें शामिल हुए हैं, पंजाब में उन्होंने डेरे डाले हैं, वो सब बात कर रहे हैं, लेकिन आज ना मौलाना फजल रहमान बोले हैं, ना आज कराची की सूरत हाल पे बिलावल भुट्टो बोले हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको इन हालात का इल्म नहीं था? और बिलावल भुट्टो की खामोशी को आप किस तरह लेते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो सिंध के अर्बन सेंटर्स के दिल को जीतते और काम करके जीतते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो नए डिस्ट्रिक्ट बनाकर और नई हल्का बंदियां करके वो सिंध अर्बन सेंटर्स को जीतना चाहते हैं। नहीं जीत पाएंगे, वो नहीं जीत पाएंगे, बल्कि उनके पास जो कुछ है वो कुछ भी चला जाएगा, सब कुछ उनके पास है। और उनकी कारकर्दगी पिछले 12-13 सालों में बिल्कुल इतनी पथेटिक है कि सिंध में आज जो है वो कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं है। आप रोजाना वीडियोस कोई ना कोई आ रही होती है कि 10 साल का 12 साल का बच्चा अपनी मां के गोद में तड़प कर मर रहा होता है और उसको कोई वैक्सीन। मुस्तफा कमाल साहब, ये तो आम दिनों की कारकर्दगी की आप बात कर रहे हैं। रेन एमरजेंसी थी, अर्बन फ्लडिंग का खतरा था, सारे खतरात मौजूद थे, लेकिन कल के वक्त जब पूरा कराची डूब रहा था तो वज़रा आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह का केक काट रहे थे। डेफिनेटली देखिए, आप अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बाद कोई नया इवेंट है, बेहिस हो गए लोग, मैं समझता हूँ। और उनको ये कोई नई बात नहीं, उनके लिए ये सब एक इवेंट है, गुजर जाएगा इवेंट, उसके बाद जो है नई चीज होगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी वज़रा को कहने से या बिलावल भुट्टो साहब को कहने से या किसी और को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हमारी बात खत्म हो जाएगी। अभी कोई हमारी बातों पे आकर इन चीजों को सही करने वाला नहीं है। अगर किसी ने सही करना है, अवाम ने सही करना है, अवाम ने सही करना है, अवाम ने सही करना है। लोगों को बोलना है कि तुम अपने फैसलों पर नजरसानी करो। खुदारा अपने बच्चों के कातिल खुद मत बनो। तुमने अपने हाथों से वोट देकर अपनी नस्लों को तबाह करने वालों को अपने ऊपर मुसल्लत करवा रखा है। वो कहते हैं हम वोट लेकर आए, ये जमहूरी दहशतगर्दी हो रही है हमारे। मैं पाकिस्तान के रियासती इदारों को आवाज लगाता हूँ कि खुदारा, हमारा कसूर है कि हम सिंध के अंदर हैं, हमारा कसूर है कि हम कराची में हैं, हमारा कसूर है कि जो है यहाँ पर पीटीआई की सूबाई हुकूमत नहीं है। जब तक उनकी सूबाई हुकूमत नहीं बनेगी, जब तक वो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। हमारा कसूर है कि भाई हम पाकिस्तान के शहरग हैं, यहाँ पर हम 70% रेवेन्यू कमाकर पूरे पाकिस्तान को देते हैं। वफाक कहती है हमारे पास हुकूमत नहीं है, मेयर कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है। सिंध हुकूमत जो है वो उसको कोई सोचने वाला, उनको कोई पकड़ने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। खुदारा जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, हम अब कहाँ, कराची वाले क्या यूनाइटेड नेशन में जाके आवाज लगाएं अपनी? किसके पास जाए हम? आपकी जमात जो है क्या अब कराची बचाने के लिए कोई तहरीक चलाने जा रही है? और भाई तहरीक 4 सालों से आवाज लगा रहे हैं ना। तहरीक, मैंने कोई क्लाशनकोव तो नहीं उठाना है, मैंने कोई रॉकेट लॉन्चर तो नहीं उठाना है। मैं 4 सालों से इन तमाम बातों के ऊपर, मेरे अलावा मुझे बताएं कौन बोल रहा है? मेरी एक बात भी आज तक गलत साबित नहीं हुई है। 4 सालों से बोल रहा हूँ, बदकिरदार लोग हैं, इख्तियारात का मसला नहीं है, किरदार का मसला है। इख्तियारात का मसला नहीं, किरदार का मसला है। क्या हो गया मेरी बातों पे? हम तो भाई अपनी मूवमेंट बना रहे हैं, हमारे पास लोग तैयार हो रहे हैं। हम तो आखिरी हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम खामोशी से इस तरह से अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को और पाकिस्तान को तबाह होते हुए नहीं देख सकते। हमने कोई रास कदम उठाना है। अभी हमने एहतजाजी रैली रखी थी, कल की बात है, और डेफिनेटली बारिश हो गई और बारिश आ गई और हमने लोगों को जहमत नहीं थी। हम तो एहतजाज पर निकल रहे हैं, लेकिन लोगों को मैं आवाज लगा रहा हूँ और पाकिस्तान के रियासती इदारों को आवाज लगा रहा हूँ। इदारों की बात कर रहा हूँ, किसी खास एक इदारे की नहीं, सबकी बात करो। आप मीडिया के भाइयों को कह रहा हूँ कि खुदारा इस कराची को तबाह अगर होगा, कराची हो रहा है, तो ये सिर्फ कराची तबाह नहीं होगा, पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। हम 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को देते हैं, 90% सिंध के रेवेन्यू का कमाकर हम देते हैं। क्यों हमसे इस तरह से ऐसे बिहेव हो रहा है कराची के साथ कि हम कोई खुदा ना खास्ता कोई ऑक्युपाइड एरिया हो, हम कोई जो है वो मकबूजा इलाका हो, यहाँ पर हमारी कोई दाद रसी सुनने वाला नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, बात करते हैं, आके टॉक शो करते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, चले जाते हैं। लोग यहाँ पर मर रहे हैं। आप भाई क्या वही आप उससे ही दहशतगर्द कहेंगे कि जो गोली से किसी को मारे, जो अपनी हुक्मरानी से लोगों को, नस्लों को मार रहा है, वो दहशतगर्द नहीं है? मैं उसको जमहूरी, यानी हुक्मरानी से जिसने अवाम की जिंदगी अजीरन किए रखी, वो भी दहशतगर्द है। जरूरी नहीं कि गोली से किसी को मारा हो तो वो दहशतगर्द है। बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।
नाज़रीन, कराची की इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इल्ज़ामात हैं, एक दूसरे के सर पर लगाते जाएं, वक्त गुजारते जाएं। इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कराची से तर्जुमान जमाल सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिद्दीकी साहब, कराची के अवाम तो अब ये कहते हैं कि ना हम जियाले हैं, ना हम खिलाड़ी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमें किस जुर्म की सज़ा दे रहे हैं? अगर शहर संभाल नहीं सकते तो बता दें, हम शहर छोड़ के हिजरत कर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आपने बड़ा अहम इंट्रो दिया है कि अगर शहर संभाल नहीं छोड़ सकते तो हम हिजरत कर जाते हैं। दरअसल कराची के रहने वालों के साथ दानिस्ता यही सलूक किया जा रहा है और कराची के इश्यूज को जानबूझकर बिगाड़ा जा रहा है। एक थोड़ी देर की बारिश होती है और उस बारिश के बाद कराची शहर में कमर तक पानी जमा हो जाता है, घरों में बेडरूम डूब जाते हैं। अलमिया यह है कि पिछले 12 सालों पे जो सिंध में हुकूमत राज करती है वो अपने दारुल खिलाफा कराची को अगर एक बेहतर सेवरेज का निज़ाम भी नहीं दे सकती तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसी हुकूमत का ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। अरबों रुपए सालाना नालों की सफाई पे लगाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि जून जुलाई में बारिश आती है तो वो नाले भी सिर्फ जून के महीने में शुरू किए जाते हैं, ना कि उन काम को कबल अज़ वक्त कर लिया जाए। तो हाल तो ये है कि सूबे का वज़ीर बल्दियात कहता है कि 90% शहर क्लियर है, सिर्फ 10% मुतासिर है। अब हालत ये है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में एक खींचातानी मची हुई है कि इस वजारत बल्दियात में ऐसे क्या सुरखाब के पर है कि जो वज़ीर बल्दियात बनता है उसके बाद दूसरा उसकी टांगे खींचना शुरू कर देता है, उसके वजारत में दखल अंदाजी शुरू कर देता है, अपनी मनमानियां शुरू कर देते हैं। तो ये चूचू का मुरब्बा बन के रह गए वजारत बल्दियात हमारे शहर का। जमाल साहब, मुझे ये बताइएगा, ये तो पीपल्स पार्टी चले होगी वो मुस्तकिल बैठी हुई है सिंध में, उसकी हुकूमत है। आपके कितने MP है, कितने MN कराची में मौजूद है? हमारे MN 30 MP हैं और 14 MN कराची से हमारे। आपके लिए आज पानी में कितने लोगों की मदद के लिए मौजूद थे? मुझ समय तकरीबन काफी लोग थे कल रात से। लेकिन सवाल सिर्फ मेरे पानी में उतरने का नहीं है। अगर मैं तो फिर वफाक में हुकूमत किसकी है? वफाक में हुकूमत किसकी है? अरे हुजूर सुने, मैं आपको समझाता हूँ, आपको मैं यहाँ यही से समझाता हूँ, गौर से सुनिएगा मेरी बात। वफाक में हुकूमत हमारी जरूर है, लेकिन जब मैं कल घुटने घुटने पानी में खड़ा होता हूँ और अपने इलाके के एक्सीएन को, इलाके के SDO को, इलाके के वाटर एंड सेवरेज को बुलाता हूँ, मेरे कहने से नहीं आते हैं। वो वजारत बल्दियात के नीचे आते हैं, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का महकमा। वो मेरे कहने से अगर आते होते तो मैं तो अपने हल्के के लोगों की दिलजोई के लिए पानी में घुटने घुटने खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन करना उन्होंने जो मेरे कहने से नहीं आते हैं। अगर वफाक ने भेजनी होती कि अपना कमक क्या जाए जी वहां से पानी निकालें तो ये मसला तब का हल करा चुके होते। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी विफाक की तरफ से कोई मदद आने का इम्कान नहीं है, ना विफाक भेज सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, वफाक सूबे हर सूबों को उनके हिसाब से पैसों का एक शेयर दे देता है खजाने से, उसके बाद वो सूबा पे डिपेंड करता है। मैं आपको अगर एक बात समझाऊं कि कराची में जो सेवरेज का निजाम है, उस सेवरेज के निजाम पर जो तवज्जो दी जाती है वो महज ठेकों की हद तक दी जाती है। हर साल अरबों रुपए के ठेके देकर उन नालों को जैसे तैसा साफ करा लिया जाता है। आपके जो इत्तेहादी हैं MKM जो यहाँ पे जिली हुकूमत में है, क्या वो भी कुछ नहीं कर सकती? या वो भी पीपल्स पार्टी के साथ मिली हुई है? नहीं, MKM तो सिर्फ एक एहतियाज कर सकती है, क्योंकि उनके पास अगर कराची के मेयरशिप है तो उस मेयर का हाल तो आप देख लें कि वो तो कई सालों से बेचारा वसाइल का रोना रो रहा है। उसके पास वसाइल क्या, मुलाजमीनों को तनख्वाह देने के वसाइल नहीं है। 15 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया, अगर वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं है तो 15 अरब कहाँ से आ गए? 15 अरब रुपए ये आप अपने मुलाजमीन के तनख्वाहें लगा लें इसमें से। 3 अरब तो सिर्फ ये तरक्याती बजट की बात कर रहा हूँ, इसमें तनख्वाहें शामिल नहीं, तरक्याती बजट है हुजूर। देखें, ये तरक्याती बजट ADP के नाम से होता है जो सिंध गवर्नमेंट ही देती है। ये KMC का अपना फंड नहीं, ये सिंध गवर्नमेंट ही उनको पैसे देती है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो KMC की जिम्मेदारी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि KMC भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रही है। उस पर सोने पे सुहागा जो सूबाई गवर्नमेंट है उसका ये रवैया है कि वो कराची के साथ किसी दौर खड़े होने को तैयार नहीं है। अगर सूबे की वजारत कराची के साथ नहीं खड़ी होगी, जो पाकिस्तान का माशी हब है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कराची की बहाली के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया था, उस पर अमल दरामद 2 साल हो गया, नहीं हो सका? जी, उस पर अमल दरामद हो चुका है। कराची के डेवलपमेंट के लिए KMC को 5 अरब रुपए कराची की शाहराहों को, कराची की गलियों को, सड़कों को बेहतर करने के नाम पे दिए गए। मैं यह बता दूं कि नालों का जो मामला है ना, ये बड़ा डिफरेंट टॉपिक है।
ये नालों के मामले को जब तक आप कवर नाले नहीं बनाते जाएंगे, आप सफाई करते जाएंगे, लोग इसमें दोबारा कचरा डालते जाएंगे। ये हर साल का धंधा है, हर साल अरबों रुपए के ठेके होते हैं, उसी तरह नाले चलते रहेंगे, लोग कचरा डालते रहेंगे। इस पर किसी ने कांक्रीट सोचा ही नहीं आज तक कि कराची की नालों को भी कवर कर दिया जाए, इनको महफूज कर दिया जाए। कम से कम एक दफा साफ होकर बंद हो जाएंगे तो शायद कराची की सड़कों का पानी ये अपने अंदर ले सकें। ये नाले इतने भरे हुए कि कराची की सड़कों का पानी ले ही नहीं सकते, सारा पानी मुस्तफा कमाल जब कराची के थे हेड थे, उस वक्त पानी क्यों नहीं खड़ा होता था? देखिए, उस वक्त मुस्तफा कमाल को नया नया फंड दिया था मुशर्रफ साहब ने, जो इन्होंने कराची में फ्लाईओवर्स बनाए, सड़कें बनाई, नालों पे काम किया, तो वो उस वक्त बेतहाशा फंड मुस्तफा कमाल को मिला और कराची की तारीख का वाहिद फंड था जो बड़ा वाफिर मिकदार में मुस्तफा कमाल को दिया गया। उसके बाद इतना ज्यादा फंड कभी भी कराची की तारीख में नहीं मिला है। यानी इस वक्त सूरत हाल तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो भी कराची पे ध्यान नहीं दे रही। जो पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत है वो ये कहती है हमारे पास इख्तियारात नहीं है। वफाकी हुकूमत ये कहती है कि हम जितने पैसे दे सकते थे वो दे दिए गए। लेकिन कराची की आवाम को ये सोचना होगा कि आने वाले दिनों में या आइंदा इंतखाबात में हाँ करेंगे, हम किसको वोट देंगे। 30 साल के वोट का यह सिला है कि साहिल घर के बाहर तक पहुंच गया, नालों की सफाई इस तरीके से हो गई कि नालों का कचरा गली मोहल्लों तक पहुंच चुका है। अवाम को सोचना होगा। बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पंजाब में बड़ा एक फैसला किया गया कि ईद से पहले मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी। आज आखिरी रोज़ था और इसके बाद कारोबार नहीं होगा। ईद के बाद 5 अगस्त को कारोबार दोबारा खोला जाएगा। ताजर बरादरी इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? इससे कोरोना किस हद तक कंट्रोल होगा और किन हिदायत की बुनियाद पर यह कोरोना लॉकडाउन लगाने का पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया? इसी इशू पर बात करने के लिए वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। मियां साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, किन तजावीज़ पर यह फैसला किया गया? खदशात क्या थे? क्या SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था जिसकी वजह से अब लॉकडाउन का फैसला किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक कल से मार्केटें बंद करने का ताल्लुक है, एसेंशियल आइटम के अलावा जो मार्केट हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं और बड़ी मार्केट्स हैं, उनको बंद करने का फैसला किया गया। उसकी वजह ये थी, आपने देखा होगा कि ईद उल फितर के ऊपर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन जब नहीं हुई तो फिर कोरोना के केसेस जो है वो ज़्यादा हुए। इसकी वजह से आपने देखा है कि सैकड़ों जानें जो हैं वो अल्लाह को प्यारी होगी, ज़ाया होगी और मुश्किलात में लोग चले गए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया कि हम जो लोकल ट्रांसमिशन है, जब लोग एक दूसरे को, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद कोरोना ख़त्म हो गया, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, इसकी ट्रैजेक्टरी गो के नीचे आई है, इसका ग्राफ नीचे आया है, लेकिन कोरोना अपनी जगह पर अभी भी मौजूद है। क्योंकि हमारा प्लान ये है, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो प्लान ये है कि हमने प्लान किया हुआ है कि ईद के बाद इन तमाम केसेस को देखते हुए हम तमाम सेक्टर को खोलने का इरादा रखते हैं। जो नेगेटिव लिस्ट के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है उसको खोलने का इरादा रखते हैं। हम शादी खालों को खोलने का इरादा रखते हैं। हम होटल इंडस्ट्री को खोलने का इरादा रखते हैं। हम तमाम अम्यूजमेंट पार्क, दूसरी चीज़ों तमाम को खोलने का इरादा रखते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स के जो कोविड की ट्रैजेक्टरी है वो जब नीचे की तरफ आएगी तो हम बेहतर अंदाज में लोगों को कारोबारी ज़िंदगी की तरफ दोबारा ला सकेंगे। अभी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कारोबार खुल के लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर लोगों की सर्वाइवल नहीं रही। होटल इंडस्ट्री है, शादी हॉल है वगैरह वगैरह। अगर वहां पर देखें तो लाखों लोगों का वहां पर रोजगार है, रोजगार से मुंसलिक है, लेकिन वो नहीं खोला गया। तो 1 माह के लिए गुजारा लोग कर सकते हैं, 2 माह के लिए कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब इस सारे सिलसिले को 24 मार्च से लेकर आज तक का बहुत अरसा गुजर गया। लिहाजा हुकूमत ने NCOC की मीटिंग के अंदर तमाम सूबों ने, दोनों इकाइयों ने फैसला किया और ये कोई एक पंजाब का नहीं बल्कि तमाम सूबों का फैसला था कि ईद से पहले इसको बंद कर दिया जाए और ईद के 3 दिन भी इसको बाद बंद रखा जाए।
सो डैट के ये केसेस मियां साहब बिल्कुल ये फैसला हो गया। क्या ये फैसला सिर्फ पंजाब तक रहेगा या दूसरे सूबे भी इसी फैसले पे आएंगे? और एक चीज़ हो है कि मियां साहब 25 तारीख को तो आप सैलरी दे रहे हैं, सरकारी इदारों में शुरू हो रही है सैलरी। अब जिन लोगों को 25 को सैलरी मिली, उसके बाद या 26 को मिली, कल इतवार गुजर गई थी, आज पीर थी, अब बेचारों को पैसे मिले, बच्चों ने शॉपिंग करनी थी, बच्चों ने बाज़ारों में जाना था, उनके वालिदा ने लेके जाना था, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। आज बाज़ार में आपके इस ऐलान के बाद तो इस तरह रश था जैसे इंतहा कोई नहीं है। तो अब बेचारे लोग, एक वो दुकानदार क्या करेंगे जिनके पास स्टॉक पर है, और जिनको अब सैलरी मिल रही है, वो बच्चों की ईद किस तरह मनाएंगे? सब आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि क्या ये सिर्फ पंजाब ने किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज की है कि पंजाब, चारों सूबों ने और दोनों इकाइयों ने, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और जीबी, तमाम जगह पर यह फैसला लागू है, क्योंकि एनसीओसी की मीटिंग के अंदर इस फैसले को इंडोर्स किया गया है तमाम की तरफ से। लिहाजा ये तो चैप्टर जो आपके सवाल का इस मेरे जवाब के साथ बंद हो जाता है कि हमने अकेले का, हमारे का फैसला नहीं है, बल्कि तमाम सबका मिलजुल कर एक फैसला किया गया। दूसरी बात जो आपने फरमाई है कि लोगों को 25 तारीख को सैलरी मिली है, देखें सर, हमें सैलरी अपनी जगह पर है, लोगों की शॉपिंग की ख्वाहिशात अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो उनकी जिंदगियां हैं। पिछली दफा भी आपने देखा है कि लोगों ने बेहंगम जाके शॉपिंग में की है। आप आज रश की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप चांद रात को ईद वाले दिन भी दुकानें खुली रखें, तब भी रश होगा। जिन्होंने आज शॉपिंग नहीं की वो ईद वाले दिन जाके शॉपिंग करना शुरू कर देंगे। तो लोगों की जिंदगियां सबसे ज्यादा जरूरी है। और बच्चों में हमने, क्योंकि स्कूल भी खोलने जा रहे हैं राना साहब, स्कूलों के लिए भी बहुत जरूरी है कि देखें बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है जहां पर टीचर पढ़ाते हैं, जहां पर गार्ड काम करते हैं, जहां पर मियां साहब इस पे कोई नरमी के इम्कानात हैं? ताजर आप पे इस पे एहतजाज, ताजरों ने कह दिया हम कल हर हाल में दुकानें खोलेंगे, क्या इसमें कोई नरमी का एहसास अंसर मौजूद है या कुछ इम्कानात हैं कि आप ताजरों के साथ मुज़ाकरात के बाद कुछ और टाइम इन्हें दे दें? सर, मुज़ाकरात नामी कोई चीज नहीं है। सीधी सी बात है कि ये हुकूमत की तरफ से तमाम ये कोई हमारी जाती ख्वाहिश नहीं है कि हमने जाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया है। जो हेल्थ एक्सपर्ट ने, तिब्बी माहिरीन ने हमसे बात की है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने किया है। और हमने तमाम एनसीओसी के इजलास में मुश्तरका मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया। मियां साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। काशिफ चौधरी साहब भी साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, जैसा कि मियां साहब का ये कहना है कि एनसीओसी के इजलास में मुश्तरका मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि लॉकडाउन करना चाहिए, क्योंकि हमने सबक सीख चुके थे ईद उल फितर पर इस बेहंगम सी मार्केट में जो रश पड़ा था। तो आपकी नज़र में अगर मुल्की मफादात के लिए ये फैसला किया गया है तो ताजर बरादरी साथ क्यों नहीं देगी? देखिए, मुल्की मफादात के लिए हमने 5 महीने कुर्बानी दी और मुसलसल जब भी हुकूमत लॉकडाउन के फैसले करती रही तो हम उन लॉकडाउन के फैसलों पर बावजूद माशी तंगदस्ती के बावजूद, भूख और अफलास के बावजूद, लाखों लोगों की बेरोजगार होने के बावजूद हम उन फैसलों पर अमल दरामद करते रहे। इसीलिए कि हमें भी मुल्क का मफाद अजीज है, इसीलिए कि हमें भी लोगों की जानें अजीज हैं, इसीलिए कि हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं। और जब एक आम आदमी मुतासर होता है तो ताजर भी उस वबा से मुतासर होता है। लेकिन इस पूरे अरसे के अंदर हुकूमत ने हमसे रिलीफ के जितने भी वादे किए, सिवाय बिजली के बिलों के 3 माह के अंदर, वो भी 5 किलोवाट तक के बहुत छोटे दुकानदारों को रिलीफ मिला। रिलीफ का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। हमने हुकूमत से कुछ नहीं मांगा, हमने कहा बिला सूद कर्जे दे दीजिए ताकि ताजर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें, अपनी दुकानों के किराए अदा कर सकें और अपने कैश फ्लो को दुरुस्त कर सकें। काशिफ चौधरी साहब, स्पेसिफिक लॉकडाउन की तरफ आते हैं। लॉकडाउन के फैसले को किस नजर से देखते हैं? लॉकडाउन भी अभी तक सिर्फ सूबा पंजाब की हुकूमत ने इसका ऐलान किया है। पंजाब के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बाकी तीनों सूबों के अंदर, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की तरफ से अभी तक, यानी आपकी नजर में अगर बकिया 3 सूबे भी लॉकडाउन का ऐलान करते हैं फिर आप मान जाएंगे? नहीं, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अब लॉकडाउन का फैसला ही नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अगर हुकूमत ये समझती है कि लॉकडाउन जरूरी है तो हमने अगर गुज़िश्ता कई महीने हुकूमत के साथ तावन किया तो हुकूमत को कबल अज़ वक़्त ताजर तंजीमात के साथ बैठना चाहिए था, उस पर मुशावरत करनी चाहिए थी। अब जब काशी चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, काशी चौधरी साहब फिर दोबारा जो कि हम मियां इकबाल साहब से पूछना है, सिर्फ इतना बता दें मुझे कोई एक मार्केट दिखा दे जहाँ पे SOP पर अमल हुआ है।
जी कोई एक मार्केट दिखा दे मुझे। बेशतर मार्केटों में एसओपीज पर अमल ताजे कोई एक मार्केट दिखा दे मुझे, मैं हमारे फुटी चल रही है, कोई एक मार्केट का नाम बता दे मुझे। जी अगर ताजरों ने अमल ना किया होता, शहरियों ने जिम्मेदाराना रवैयों का मुजाहरा ना किया होता, तो फिर तो कोरोना खत्म ही ना होता। अगर कोरोना का ग्राफ नीचे गया है, अगर कोरोना इस मुल्क के अंदर, खुद कल वजीर इत्तलाआत ने कहा कि हम उन ममालिक में शामिल हैं जहां कोरोना पर काबू पा लिया गया है, तो फिर अगर ताजर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करते, शहरी ना करते, तो कैसे ये मुमकिन होता? कौम ने जिस हद तक मियां साहब इकबाल साहब, राणा साहब, डॉक्टर अशरफ साहब से बात कर लें, फिर मियां साहब की जानिब वापस आते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मियां साहब का ये कहना है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ली गई और उसके बाद ये फैसला किया गया, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स क्या समझते हैं कि हमारा जो ग्राफ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मौजूद है, अगर ईद पे ये लॉकडाउन ना किया जाता तो ये ग्राफ किस हद तक ऊपर जा सकता था? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं एक चीज़ यहाँ पे वादे करना चाहता हूँ कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ। नंबर ऑफ़ केसेस कम हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल कंप्लीट हम ये नहीं कहते कि हमने कोरोना पे कंप्लीट काबू कर लिया है। दूसरी बात ये, अगर आप पिछली ईद पे देखते हैं तो हमने बहुत ही काफ़ी गुजारिशात की थी कि उस पर लॉकडाउन करके इस तरह का सिलसिला बनाया जाए कि जो पब्लिक को, जो जैसे एक बेहंगम सा रश शुरू हो गया था जो शॉप्स पे, और जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग शुरू हो गई, जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें एग्जैक्टली उसके सेम रिजल्ट मिले। आफ्टर 15 डेज हमारे जो नंबर ऑफ टेस्ट थे जो करने के बाद नंबर ऑफ पेशेंट्स वो पीक पे थे, और 15 to 20 डेज के बाद हमारे जो क्रिटिकल यूनिट्स हैं वो फुल ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स थे, जिससे हमें बहुत ही प्रॉब्लम हुई। अब सेम वही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ईद उल अज़हा पे भी। तो मैं इस हक में हूँ कि ये जो भी लॉकडाउन है, अगर क्योंकि वरना अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ईद से 15 डेज के बाद यानी 15 अगस्त तक हम फिर जो है ना नंबर ऑफ केसेस हम पी की तरफ जा सकते हैं, और 15 से 20 अगस्त तक हमारे नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट फिर उसी हिसाब से बढ़ सकते हैं। यानी खदशात वही है जो ईद उल फितर पे थी, इसीलिए हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई कि लॉकडाउन किया जाए। राणा साहब, मियां साहब से बात करें। मियां साहब, लॉकडाउन मियां साहब अगर ताजर लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत जो है क्या सख्ती से अमल करेगी, मुज़ाकरात करेगी? मुज़ाकरात तो आपने क्या, मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो गया, तो क्या हुकूमत सख्ती करेगी? देखिए राणा साहब, गुजारिश ये है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, ये कोई हम जाती अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं कर रहे। ये तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए उन तमाम मामलात को देखा जा रहा है, उस वजह से इस लॉकडाउन की तरफ आए हैं। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम किसी सेक्टर को बंद कर दें। जहाँ तक आपने ये फरमाया कि ताजर कहते हैं हम दुकानें खोलें, देखें जो कोविड के दौरान जो ऑर्डिनेंस है वो भी लागू है, इंतजामिया को डायरेक्शन है, उसके मामले जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके साथ उसी तरह ही देखा जाएगा। मैं समझता हूँ कि ताजर बरादरी हमारा साथ देगी, ताजर बरादरी इस चीज़ को समझेगी कि लोग मुश्किल में हैं। हम ये चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारा मौक़िफ़ ज़रूर सुन लें कि हम ये चाहते हैं कि हम जो बाकी सेक्टर जो पिछले अभी 55% इंडस्ट्री खुली है, 45% बंद है, वो 45% हम खोलना चाह रहे हैं। आपके शॉपिंग मॉल, आपकी दुकानें, आपके मामलात तो छोटी ईद से पहले के खुले हैं और अभी तक खुले हैं, आज के दिन तक खुले हैं, लेकिन वो भी देख लें कि जिनके पिछले 5 माह से कारोबार बंद हैं, आप उनको खोलने के लिए जब तक हम कंप्लीट कोविड का जो उसका कर्व है नीचे की तरफ नहीं आ जाता, फ्लैटन नहीं हो जाता, उस वक्त तक हम उनको भी नहीं खोल सकते। अब ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि ऐसे कसाब आ जाते हैं मार्केट में, ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको कोई जानने वाला नहीं होता। कोरोना उनसे भी फैल सकता है, वो कोरोना के मरीज भी हो सकते हैं। साहब, मंडियों का हवाला, मंडी, इसके अलावा मंडियां भी आप देख लें, मवेशी मंडियों में भी क्या सूरत हाल है, किसी व्यापारी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ। इस पर हुकूमत क्या कर रही है? गुजारिश ये है, जो मवेशी मंडियां शहरों से निकाल कर बाहर लगाई गई हैं, उनके हवाले से जो SOPs हैं, आज भी क्योंकि हमारी कोरोना की कैबिनेट की सब कमेटी की मीटिंग थी, उसके अंदर पूरी इंतजामिया को कैबिनेट की सब कमेटी की तरफ से डायरेक्शन गई हैं। CS को कहा गया है कि फौरी तौर पर मंडियों के अंदर जो है वो जो SOPs हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाएं। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि आपने मास्क पहनना है, अपने बच्चों के साथ नहीं आना, आपने बुजुर्गों के साथ नहीं आना। देखें, आप ये लोगों को कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम
इन तमाम मंडियों के अंदर जो हमारे कोरोना टेस्ट करने वाली टीमें हैं, हम उनको भी उधर डिप्यूट कर रहे हैं, ताकि जो भी आए फिर उसके बाद आपको पता है कि जब किसी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो फिर उस बंदे को जो पिछले कॉन्टैक्ट होंगे उन तमाम को उस लूप में लिया जाएगा और फिर उनको घर के अंदर फिर उनको किया जाता है, हम आइसोलेशन में ले जाते हैं। मियां साहब, कसाबों के भी कोरोना टेस्ट होंगे? कसाबों के भी देखें भाई साहब, ऐसी तो राणा साहब कोई बात अभी नहीं है कि कसाबों के टेस्ट के बारे में। जो मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम से जो एक कुर्बानी का फरीजा अदा करना चाहते हैं, वो जो भी घर में कसाई कसाब आए, कम से कम मास्क जो है वो जरूर पहन के, तो वो घर के अफराद उनके पास बैठे वो भी मास्क पहने और वो भी मास्क पहने। उनका टेस्ट सर ऐसे नहीं हो सकता, ईद वाले दिन तो लेबॉर्ट्री को नहीं खोला जा सकता। और जो आपको पता है कसाब, कुछ तो ऐसे कसाब है जो लोकली आप एक दूसरे को जानते हैं अपने मोहल्ले में, कुछ ऐसे होते हैं जो शहरों में आते हैं। अब उन तमाम का टेस्ट करना हुकूमत के लिए पॉसिबल नहीं है कि उनका टेस्ट किया यानी जाए। इस हवाले से डॉक्टर्स क्या एहतियाती तदाबीर बताते हैं? डॉक्टर अशरफ साहब, ईद के दिनों में ये मार्केट में ख़रीदारी के लिए यानी मवेशी मंडियों में और घर पर गोश्त की कटाई के वक्त किन एहतियाती तदाबीर पे अमल करना चाहिए अवाम को? जी, एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि इस दफ़ा ईद को अगर सादगी से मनाएंगे तो इस कोरोना पे हम काबू पा सकते हैं। और इंशाल्लाह इसके बाद आप ईदें भी मनाएंगे, उसके बाद आप शॉपिंग भी करेंगे। इस वक्त आपको SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त बजाय इनफरादी कुर्बानी करने के एक जो गुजारिश की जा रही है कि आप इतबाई कुर्बानी करें। आप मंडियों में बहुत ज़्यादा रश ना लगाएं, जहाँ पर आपको नज़दीक से कोई जानवर मिलता है वहाँ से कोई जानवर को ख़रीद लें और उसके बाद SOPs को फॉलो करें। जो आपने कसाब की बात की है वो बिल्कुल सही कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। आप मास्क, उसको जो कसाब को लाजमी कहेंगे जी मास्क लगा के रखें, घर वाले मास्क लगा के रखें। मंडियों में जो बेहंगम रश है उससे एहतियात करें। और दूसरी बात है कि अगर थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे, इस दफ़ा अगर हम इस क्राइसिस से हम निकल गए तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर हम काबू पा लेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है और आवाम से अपील है कि इस दफ़ा ईद को सादगी से मनाएं और मंडियों का रश ना करें, मवेशी मंडी की तरफ मत जाएं। जानवर जहाँ पे आपको आपको नज़दीक से मिल जाते हैं वहाँ से ले लें और ईद को बहुत सादगी से मनाएं, इतवाई कुर्बानी में हिस्सा लें। यानी हुकूमत ये फैसला करना चाहती है कि कारोबार तमाम खोले, बकिया जो बंद कारोबार है वो भी खोला जाए, लेकिन उसके लिए कुछ दिन कारोबार को बंद रखना ज़रूरी है ताकि ये माजी वाला किस्सा फिर से ना हो जाए, हमें पिछली ईद की तरह फिर से केसेस का सामना न करना पड़े। इसलिए अवाम का ताउन भी दरकार है, ताजर बरादरी का ताउन भी दरकार है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब, काशिफ चौधरी साहब और मियां असलम इकबाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर नजर डालेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ईद कुर्बान करीब है और उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने की भी इतलात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी काफ़ी तैयारियां दिखाई देती हैं। तो ये सियासी इकट्ठ जो होगा, इनके मुस्तकबिल में फैसले क्या होंगे, हिकमत अमली किस तरीके से तरतीब दी जाएगी? राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इकट्ठ होगा या फिर दोनों अलहदा अलहदा अपने तरीके से APC को आगे लेकर चलेंगी, अपना अपना लाहे अमल, अपनी अपनी हिकमत अमली? देखें यासर, मैं आपको वो बात बताता हूँ जो आने वाले चंद दिनों में है। देखिए, हिकमत अमली दोनों की अपनी अपनी होगी, लेकिन दोनों जमातें और मौलाना फजलुर रहमान और चंद और जमातें एक दफ़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगी। आज की आपको बड़ी खबर ये देता हूँ कि आज जो मौलाना फजलुर रहमान मियाँ शहबाज शरीफ से मिलने चले गए हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुलाकात भी हो गई है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब लाहौर कई दफ़ा आए, शहबाज शरीफ से मिलने नहीं गए। आपको याद होगा कि पहले भी जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर में बीमार थे, मौलाना साहब एक जुलूस लेकर आए थे, तो शहबाज शरीफ बीमार नहीं थे, शहबाज शरीफ से उन्हें मिलना चाहिए था, उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। आज आपको एक बड़ी अहम इतला ये देते हैं अपने प्रोग्राम में हम कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज की जो मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की हो रही है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत पे हो रही है। सही। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते हैं कि हर सूरत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कामयाब हो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से पिछले 6 दिनों में, ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, पिछले 6 दिनों में पाकिस्तान की 5 बड़ी सियासी शख्सियात ने राब्ते किए और उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस जो है मुत्तहिदा, ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है उसी सूरत में कामयाब होगी अगर इस पे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ सही तरीके से हिस्सा लेंगे। और शहबाज शरीफ जो है मुसलसल इसको
जानबूझ के डिले कर रहे हैं, जानबूझ के ताख़ीर कर रहे हैं कि वो ये किसी तरीके से आगे चले। जिसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से ये हदायत पे आई और हुक्मनामा भी आया, और हुक्मनामे में शहबाज शरीफ को कहा गया कि वो अपने आप को ज़रा दुरुस्त करें और इसमें आके भरपूर तरीके से हिस्सा लें। और वो एक कासत के ज़रिए, जिसके ज़रिए पैगाम नहीं आया बल्कि वो डायरेक्ट बात हुई है, उसका ज़राए क्या था, क्या व्हाट्सएप था, कोई और नंबर था, किस तरीके से बात हुई, ये बिल्कुल कन्फर्म। राना साहब एक चीज़ वाज़ेह करें कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने में जिस हद तक मुतहर्रिक मौलाना फजलुर रहमान दिखाई देते हैं, ना बिलावल भुट्टो दिखाई देते हैं, ना मियाँ शहबाज शरीफ दिखाई देते हैं। आप देखें जरदारी साहब से भी मुलाकात खुद जाके की, अब शहबाज शरीफ साहब से भी खुद जाके की। क्या इसकी सदारत मौलाना फजलुर रहमान क्या? नहीं जी, मैं ये भी बता दूँ, इसकी सदारत मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। अच्छा, ये भी आपको खबर दे दूँ। और मैं आपको ये भी भुट्टो जरदारी के हाथ भी नहीं होगी, बराबर भुट्टो जरदारी के हाथ में भी नहीं होगी। और मैं आपको अगली खबर भी बता दूँ, पिछला धरना, पिछला एहतजाज, पिछला मार्च जिसमें मौलाना साहब बड़े मुतहर्रक थे और पीपल्स पार्टी ने सिंध से रवाना किया, वहाँ पे खाना भी दिया गया, पंजाब में ये आए, यहाँ पर से लाहौर में आए, लाहौर से भी रवाना किया गया, फिर इस्लामाबाद के, ये सारे मामला हुए। उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का रिलीफ सामने आया। लोग कहते हैं कि उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ मिला। ये जो धरना, ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, इसका मकसद मैं आपको फिर बता दूँ, हुकूमत के जाना नहीं है। इसका मकसद फिर क्या है कि तमाम सियासी जमातों, मैं क्या कह रहा हूँ, तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं पर जो करप्शन के मुकदमात हैं, ये ABC उसके लिए, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस उसके लिए है। ये गुफ्तगू बाकायदा 4 जगहों पर हो चुकी है और मुत्तहिदा अपोजिशन के कई रहनुमा ये बातें कर चुके हैं। और अब भी जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से हदायत के बाद मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मुलाकात हो रही है, उसमें यही है कि वो एक पंजाबी का फ़िक्रा है ना कि सुनाना तीनों कहना नोनू, या कहना तीनों सुनाना नोन, ये यही होगा। यानी कहा जाएगा हुकूमत के खिलाफ तहरीक है। इसका मतलब, आपका मतलब है कि इत्तफाक राय हो जाएगा तमाम पार्टीज और हुकूमत के दरमियान? जी हुकूमत के दरमियान नहीं होगा। नहीं, अगर अपोजिशन ये चाहती है कि हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक ऐसी चलाई जाए कि करप्शन के मुकदमात कम हो जाए, तो आपका ख्याल है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ लाताल्लुकी का ही इजहार करेगी? हुकूमत देखिए, इमरान खान तो किसी सूरत में नहीं मानेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान किसी सूरत में नहीं मानेंगे। ये इतना प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात के लिए आए तो उन्हें कहा जाए कि जनाब हमें ये रिलीफ थे, ये रिलीफ किस तरह दें, जिस तरह थोड़ी देर पहले मियाँ शाहीन नदीम कह रहे थे ना, कुछ कवानीन तरामीम होंगी, ये तरामीम से हट के भी होगा। देखें बहुत से केसेस में फिर क्या होगा, गवाह पेश नहीं होगा। बहुत से केसेस में क्या होगा, नैब जो प्रोसिक्यूटर है हो सकता है वो कमज़ोर पेश हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाएं। ये रिलीफ चाहिए होगा उन्हें, और कोई रिलीफ नहीं चाहिए होगा। किसी सूरत में पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत का हाथमा नहीं चाहते, वो हर सूरत में अपने मुकदमात का हाथमा चाहते हैं। बस ये सारा चीज़ इसके लिए हो रहा है, और इसके लिए इनफरादी कुव्वत जो होगी उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान को उसके इवज़ क्या दिया जाता है, उसके साथ क्या वादे किए गए हैं, उनको क्या मिलेगा। ईद के बाद तक का छोड़ते हैं इसको, ईद के बाद तक ये फैसला कि किस से क्या वादे किए गए और उसे किस बिहाफ पे मुलाकातों के लिए कहा गया और किसको किस बिहाफ पे सदारत मिलती है। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।